Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT virtual classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस को, यानी कि कक्षा 10 के विज्ञान को। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं ठीक होंगे, और जो चीज़ें हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हम यहाँ से बता रहे हैं, आप उनको समझ रहे होंगे और नोट्स की फॉर्म में अपनी कॉपीज में भी नोट डाउन कर रहे होंगे। आज की क्लास में हमें क्या बात करनी है? अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम जो बातें करते हुए आ रहे हैं, चैप्टर 4 को समझते हुए आ रहे हैं, उसमें हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचे हैं कि कार्बन के पास ऐसे कौन से गुण होंगे, ऐसी कौन सी प्रकृति होगी जिसके कारण कि वो इतने ज्यादा यौगिकों के साथ आबंध बनाने की जो क्षमता है वो रखता है। तो हमें दो गुण हमारे सामने आए थे, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। यानी कि 4 कार्बन की संयोजकता होती है तो एक बार में वो 4 आबंध बना सकता है। और इसके अलावा श्रृंखलन का गुण होता है, उसमें कार्बन कार्बन की जो कार्बन अपने ही कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ता रहता और इस प्रकार जुड़ करके एक लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। तो चलिए इनके बारे में लिखते हैं और समझते हैं आज के टॉपिक में कुछ और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बातों को। आप अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, सो नंबर 1 पॉइंट हमको जो डिस्कस करना है वो है कार्बन की चतुसंयोजकता। हेडिंग पुटअप करेंगे और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। समझा हम चुके हैं इसे, और अब हम लोग नोट्स की फॉर्म में इसे नोट डाउन करने का काम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे श्रृंखलन। श्रृंखलन को कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है, सो कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या नोट डाउन करने वाले हैं, नोट डाउन कीजिए इसमें। कार्बन की कार्बन के ही कार्बन की कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता जो है श्रृंखलन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें आपको जो नोट डाउन करने वाली जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने पहले ही पढ़ी थी। एक आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध हमने पढ़े थे। तो जो कार्बन है, कार्बन के मध्य एक द्वि तथा त्रिआबंध भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। एक द्वि तथा त्रिआबंध भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, कार्बन परमाणु यदि एकल आबंध से जुड़े हों, उनके बीच में बॉन्ड क्या हो, सारे सिंगल हों, एक ही आबंध हो, तो उन्हें हम नाम देते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं?
उन्हें आप लिखेंगे, उन्हें हम कहते हैं संतृप्त यौगिक। उन्हें हम क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक को हम लोग इन इंग्लिश वी कॉल इट सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड जब सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना? जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हम क्या कहेंगे? उनको संतृप्त यौगिक कहेंगे। और जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन परमाणु यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हों, अगर ऐसा होगा इसे हम कहेंगे असंतृप्त यौगिक। ठीक है, उसे हम कहेंगे असंतृप्त यौगिक। ठीक हो गया? सैचुरेटेड कंपाउंड, और इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो बात समझ में आ गई? श्रृंखलन का गुण होगा कार्बन कार्बन के ही मध्य जो बॉन्ड बनेंगे वो एक अद्वितीय क्षमता होती है, उसको हम श्रृंखलन का गुण कहते हैं। और इसमें एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच तो उसे हम संतृप्त यौगिक कहेंगे। अगर कार्बन परमाणु के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम असंतृप्त यौगिक कहेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यहां पर एक समझने के लिए अपने लिए बात लिखेंगे कि जो कार्बन कार्बन आबंध है उसके बारे में ही क्यों बात की जा रही है। तो जो कार्बन कार्बन आबंध, इसके दो कारण हैं। जो मेन कारण है वो एक है कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, अत्यधिक प्रबल होता है, मजबूती रहती है इसमें। इस कारण क्या होगा? अतः यह स्थायी होता है। जब दो परमाणुओं के बीच बनने वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो जो यौगिक है, वो जो कंपाउंड है जिसका निर्माण हुआ है उसके फलस्वरूप वो क्या होगा? बहुत ज्यादा स्थायी होगा, यानी कि बहुत ज्यादा स्टेबल हमको देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये कारण है कि जो कार्बन कार्बन का जो बीच बनने वाला बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड गुण की बात करेंगे। सर्वतोमुखी प्रकृति में दूसरे प्रकृति की बात करेंगे जो कि है चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी। देखिए इसमें टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बताया था आपको, 4 होने के कारण, 4 होने के कारण
चार अन्य परमाणुओं के साथ, देखो चार संयोजकता है मतलब इसके साथ चार परमाणु जुड़ सकते हैं, अथवा अथवा चार अन्य परमाणुओं के साथ, अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के साथ। एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। आबंधन की क्षमता होती है। मतलब कार्बन की संयोजकता हमने क्या बोली बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6, और 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, 2,4, है ना, ये हमने बात करी थी पिछली क्लास में, 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाएंगे, 2,4। ये जो 4 है, ये जो बाहरी कोश है, इस कोश को हम कहते हैं संयोजकता कोश, यानी कि वैलेंस शेल, और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन। तो इस कोश को पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है उसको हम संयोजकता के नाम पे जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 मुझे दिख रही है, 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है, संयोजकता 4 हो गई। बात समझ में आ गई। तो ये बात मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताई थी, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हुए भी हमें ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। किस प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के साथ ये आबंध बनाता है, तो ये भी जरा लिख लीजिए कि हम देखते हैं इसमें ऑक्सीजन हो गया, जिनके साथ ये मोस्टली बॉन्डिंग करने की जो इसके फ्रेंड्स टाइप के हो गए, है ना, जिनके साथ ये मोस्टली पाया जाता है। हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन हो गया, और सल्फर हो गया, ठीक, और इसके अलावा क्लोरीन हो गया आदि। इन परमाणुओं के साथ जो कार्बन है वो आबंध बनाता है, ठीक है। तो ये बंध, ये वाले बॉन्ड जो होते हैं ये भी अत्यधिक प्रबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये बंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, अत्यधिक प्रबल होते हैं। इसके फलस्वरूप यौगिक स्थायी होते हैं, और काफी ज्यादा स्थायी, काफी ज्यादा स्टेबिलिटी हमको इसमें देखने को मिलती है। तो कार्बन के यौगिक देखे आपने, कार्बन के यौगिक स्टेबिलिटी हमको इनको देखने में काफी ज्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि दो गुणों के कारण, श्रृंखलन का गुण चाहे चतुर्संयोजकता का, दोनों में जो बंध है वो अत्यधिक प्रबल बन रहे, और उस कारण ये जो स्थायित्व है इनमें काफी ज्यादा है, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कार्बन जो है, चलो प्रबल आबंध बना रहा है, स्थायी यौगिक का निर्माण कर रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, कार्बन ही क्यों कर पा रहा है, तो इसके पीछे कारण लिख लीजिए और कारण को समझ लीजिए। देखो जो रीजन है वो ये है कि कार्बन का जो आकार है वो छोटा आकार है, कार्बन का जो आकार है छोटा। देखो ये रहा कार्बन का नाभिक, ठीक है, और ये रही उसकी पहली कक्षा, ये रही दूसरी कक्षा, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का आकार देखो कितना छोटा सा है ना, यानी कि 2 ही कक्षाएं इसमें है और 6 इलेक्ट्रॉन है कुल, ठीक हो गया। तो आकार नाभिक के जो दोनों कक्षाएं वो नाभिक के पास में है, दोनों कक्षाएं नाभिक के पास में, तो आकार छोटा है। आकार छोटा होने के कारण
जो भी इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो भी इलेक्ट्रॉनों के साथ ये साझेदारी करेगा वो इसकी इसी कक्षा में तो आएंगे, साझेदारी तो होती है ना। और नाभिक का उन पर जो कंट्रोल रहेगा वो पूरा पूरा रहेगा, मतलब नाभिक उनको मजबूती से पकड़े रखेगा अपनी तरफ, मतलब उनको जाने नहीं देगा, है ना। इस कारण जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड काफी मजबूत बनेगा। ठीक हो गया। अगर ये बड़ा होता, अगर कोई बड़े परमाणु की हम बात कर रहे हैं, ये है, उसमें ज्यादा कोश होंगे, जाहिर सी बात है। तो सपोज इस वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है और इस वाले कोश से इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से बंधे हुए होंगे, तो काफी दूर हो गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बाहर वाले कोश से इलेक्ट्रॉन जो है काफी दूर हो गए, मतलब नाभिक जो जिस मजबूती से यहाँ पर पकड़ रखा है इलेक्ट्रॉन को, उस मजबूती से यहाँ पर नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि काफी दूर हो गए। दूरी बढ़ने के साथ जो बल है वो घटता जाता है ना। तो इस वजह से ये जो यहाँ पर जो बॉन्ड है ये कम स्ट्रांग होगा, और ये जो प्रोडक्ट बना है, ये जो यौगिक बना है, ये कम स्थायी होगा। बल्कि जो कार्बन में जो यौगिक बनेगा वो ज्यादा स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का आकार जो है छोटा है। चलिए लिख ले, इस बात को लिख लीजिए। कार्बन के छोटे आकार के कारण नाभिक सहभागी युग्मों के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़े रखता है। मजबूती से पकड़े रखता है, इस कारण यौगिक स्थायी रहता है। ठीक हो गई बात? ओके। तो ये थी कार्बन की जो प्रकृति है, और इस कारण से कार्बन के जो बहुत सारे उत्पाद हमको, बहुत सारे यौगिक हमको देखने में मिलते हैं। ठीक है। अब हमने जो कार्बनिक यौगिक देखे थे, सबसे पहले कार्बन से बनने वाले यौगिक देखे थे, वो हमने कहां से प्राप्त किए थे? वो हमने प्रकृति से प्राप्त किए थे, प्राकृतिक पदार्थों से। प्राकृतिक पदार्थों से नेचुरल जो सब्सटेंस है उसमें हमने देखा कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो उपस्थित होते हैं। तो हमने क्या समझा? पहले हमने ये सोचा कि जो कार्बनिक यौगिक हैं ये प्राकृतिक यौगिक हैं। ठीक है। हमने ये समझा कि जो कार्बन है, हमने क्या समझा स्टार्टिंग में, जो कार्बन है वो सिर्फ सजीवों में रहता है, क्योंकि प्राकृतिक जो है सजीव भी तो है ना। प्राकृतिक पदार्थों में जो सजीव हैं, सजीवों में ही हमने कार्बनिक यौगिकों को देखा था, और हमने ये समझा कि कार्बन जो है वो सजीवों में है। और हमने ये माना कि जो कार्बन है उसके निर्माण के लिए, कार्बन है उसके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। उसके लिए क्या आवश्यक है? एक जीवन शक्ति आवश्यक है। ठीक है। लेकिन 1828 में एक इवेंट हुआ, 1828 को इसलिए याद रखा जाता है इस प्रोसेस में, क्योंकि यहां पर एक साइंटिस्ट आते हैं, फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर ने अपनी लैब में यूरिया नाम का उत्पाद बनाया, यूरिया नाम के पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है। और इसके लिए इन्होंने अमोनियम साइनेट का यूज करा, अमोनियम साइनेट। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? देखो, यूरिया जो है ये कार्बनिक पदार्थ है। यूरिया कैसा कंपाउंड है? कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक। तो यूरिया कार्बनिक कंपाउंड किससे बना है? अमोनियम साइनेट में। कहाँ बना? प्रयोगशाला में। किसी सजीव की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यहां से जो है हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया कि यहाँ पर जो
कार्बन हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हो गया, जो जितने भी कार्बन के यौगिक हैं सबको हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। बात समझ में आ गया? सबको हम कार्बनिक रसायन के अंदर फिर इंक्लूड करते हैं। पहले तो हमने ये माना था ना, पहले हम इसको लेबोरेटरी में नहीं बना पा रहे थे, तो हमें ये लगा सिर्फ सजीवों में ही बनता होगा, मतलब इसके लिए जीवन शक्ति आवश्यक है। लेकिन बाद में जब इसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ, यूरिया नाम का जो उत्पाद था, पहला कार्बनिक उत्पाद बनाया गया फ्रेडरिक वोहलर के द्वारा 1828 में। तब ये पता लगा कि जो कार्बन है, चाहे कार्बोनेट्स हैं, चाहे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं, चाहे हम ये कह लें कि कार्बन के जितने भी यौगिक हैं, सबको हमने फिर जो कार्बनिक रसायन है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा। बात समझ में आ गई? आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक हो गया? चलिए, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आगे हम क्या बात करने वाले हैं? अभी आपने पढ़ा संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक, है ना? हमने अभी पीछे लिखा था संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। तो कार्बन में संतृप्त यौगिक किस प्रकार के होते हैं, असंतृप्त यौगिक किस प्रकार के होते हैं? कुछ कार्बनिक संतृप्त यौगिकों के नाम देखेंगे, उनमें आबंधन देखेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे, ठीक है, और कुछ अकार्बनिक कुछ जो असंतृप्त अकार्बनिक यौगिक हैं उनके लिए भी देखेंगे। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति पे यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। तो 2 पॉइंट्स आगे के लिए हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नंबर 1, हमको सबसे पहले क्या समझना है? संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इसको समझने के बाद हमको क्या समझना है इसमें? दूसरा, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति या फिर इनका नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, दोनों ही बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ 11th 12th और आगे की जो कार्बनिक रसायन आप पढ़ेंगे वहां पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि जो बातें आपको बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया आपने आज की क्लास में जरूर सीखा होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे और कॉपी में अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।